क्लियरली हमें दिख रहा है बेटा कि हम लोग न्यूरल सिस्टम स्टार्ट जो किए हुए हैं, न्यूरल सिस्टम के कई जगह हमने अलग अलग ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल सिस्टम को ऑलरेडी उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे हम मेनली फोकस करते हुए न्यूरल सिस्टम को देख रहे हैं। तो सेम एज जैसे स्केलेटन सिस्टम को हमने डिवाइड किया था, जो सेंटर में है दैट इज द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एंड जो पेरिफेरी पे था वो अपेंडिकुलर में था। तो सेम वे में आपका यहाँ पे एक सेंटर में है, वो सेंटर में आपका क्या हो गया, सीएनएस, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, एंड जो पेरीफेरी में जिससे पूरा कंट्रोल सीएनएस को जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एंड देन अगेन जहाँ से सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको आप कहते हो पीएनएस। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखो नर्वस सिस्टम को, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल है? ओके, तो फोकस करके एकदम अच्छे से देखो। नर्वस सिस्टम को इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड इन अ फ्लो चार्ट, okay, in a short manner, then we can draw like this: nervous system divided into CNS and PNS. Then when we talk about the CNS, there is two portion, brain and spinal cord. Clear? Brain and spinal cord, they together form CNS. कभी अकेले नहीं बोलना है आपको, together, एक साथ वो CNS को बनाएंगे। क्या कर रहा है? Receives and process sensory information, initiates। ब्रेन के बारे में अगर हम देखें, ओके, तो इट रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्सेज। सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब कोई सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी सिग्नल्स, सेंसरी ऑर्गन्स जो सिग्नल्स दिए हैं उसको रिसीव करेगा ब्रेन, उसको प्रोसेस करेगा, रिसीव करने के बाद प्रोसेस करेगा और इनिशिएट करेगा रिस्पॉन्स। क्लियर? तो सेंसरी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टिमुलेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई है उसको रिसीव किया ब्रेन ने, प्रोसेस किया ब्रेन ने, देन रिस्पॉन्स को इनिशिएट किया। ओके, स्टोर्स और क्या कर सकता है? रिस्पॉन्स करा सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है और स्टोर कर सकता है कि क्या रिस्पॉन्स देना, मेमोराइज कर सकता है, मेमोरी जनरेट कर सकता है, थॉट्स एंड इमोशंस, ये सारी चीजें जो कल हम लोग फैक्ट्स में देखे थे वो सभी यहाँ पे ब्रेन के अंदर होती हुई प्रोसेस हमें दिख रही है। ब्रेन इसको कोलैबोरेट कर रही है, ब्रेन इससे प्रोसेसिंग करेगा। ओके, सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कैसे कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब देखो बेटा, अगर हम कहें सिंपल कि ये हो गया ब्रेन, ये हो गया पेरीफेरी, क्लियर? तो पेरीफेरी और ब्रेन के बीच में जो है दैट स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड हो रहा है। तो अब पेरीफेरी से डायरेक्ट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन, ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पेरीफेरी, ऐसा कनेक्शन हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कह रहा है? टू एंड फ्रॉम, या तो ब्रेन के टूवर्ड्स, या तो ब्रेन से लेता हुआ, या तो ब्रेन को देता हुआ, ऐसे सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है। The spinal cord conducts signals to and from the brain, and it also control reflex activities, जिनके लिए लोड ब्रेन को नहीं देना है, रिफ्लेक्स में वो सेव है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं रिस्पॉन्ड, वो चीजें भी स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट हो रही है। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो सीएनएस मेन यही बात कह रहा है। अब नेक्स्ट है जो पीएनएस। जब पेरीफेरी नर्वस सिस्टम का आप बात कर रहे हो तो वहां पे हम देख रहे हैं कि एक तो सेंसरी ऑर्गन्स जो सिग्नल्स को लेके, सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी रिसेप्टर से जो सिग्नल्स लेके आने वाले न्यूरॉन्स हैं, जो सिग्नल्स को रिसीव कर, सेंस करके लेके आने वाले न्यूरॉन्स हैं, उनको हमने बोल दिया सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, तो फर्स्ट हो गए लाने वाले सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड जो सीएनएस ने प्रोसेस कर दिया है और उससे ले जाने वाले हैं, तभी तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ले जाएंगे ना।
ला के दे रहे हैं सीएनएस को, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को सिग्नल लेके आ रहा है पीएनएस वाले पोर्शन से, वो हो गए सेंसरी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेस कर दिया, अब सिग्नल लेके जाना है, वो हो जाएंगे मोटर न्यूरॉन। ओके, तो सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, जैसा टारगेट रहेगा उसका मोटर न्यूरॉन का, उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। किसी ग्लैंडुलर सिक्रीशन के लिए टारगेट है तो वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड तक उसका सिग्नल जाएगा। किसी मस्कुलर मूवमेंट के लिए है तो मसल्स तक जाएगा, बट बोथ आर इंक्लूडेड इनटू मोटर न्यूरॉन्स। ओके, नाउ बात आती है मोटर न्यूरॉन्स को फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स में आपका आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स करा रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्पॉन्स है जो हमारे वॉलंटरी है, जैसे आप हैंड मूव कर रहे हो, लिम्स अपने मूव कर रहे हो, पोस्चर चेंज कर रहे हो, दैट ऑल आर द वॉलंटरी रिस्पॉन्स। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको मूव करा रहे हो और आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, ब्रेन को सिग्नल्स दे रहे हो, ब्रेन से करवा रहे हो, तो वो कर रहे हैं। बट देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस जिसमें आप देख रहे थे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका हार्ट है, ये सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल नहीं है। वो सभी वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन कैसे हैं? इनवॉलंटरी कंट्रोल है। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी मोटर न्यूरॉन्स को वर्क करा रहा है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एकदम आराम आराम से समझना है। देन हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगेन टू टाइप्स हैं। एक जो आपका, और आपको पहले भी बताया है कि एक है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, एक अगर किसी चीजों को, किसी प्रोसेस को बढ़ा रहा है तो दूसरा घटाता है। तो इसी में आप ब्रॉडली देखो तो दे आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अगर आप ब्रॉडली इसको बोलो, ब्रॉडली बोलो, तो सभी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट एक्साइटेड करने वाला है सिंपैथेटिक मोस्ट ऑफ द चीजों को, एंड रिलैक्स करने वाला है पैरासिम्पैथेटिक। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी बात करेंगे, बट आप जब जनरल कहते हो तो दे आर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक इज रिलेटेड टू फाइट एंड फ्लाइट। आपको पता है आप बहुत खुश होते हो तो भी आपकी हर चीजें बहुत एक्साइटेड है, क्लियर। एंड आप डरे हुए हो तो भी सारे सिग्नल, सारा बॉडी का सिस्टम एक एक्साइटेड वे में, एक डरा हुआ सा चल रहा है, बहुत एग्रेशन है, फाइट है, लड़ाई है। इन सभी केसेस में आप देख रहे हो कि आप एक्टिव बहुत हो। तो वो जो एक्टिविटी कराने वाले जितने भी केसेस हैं वो सभी कहाँ चले गए? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, इंटरनली है, लेकिन इंटरनल इनवॉलंटरी है, बट इनिशिएट हो रहा है आपके रिस्पॉन्सेस से, आपके सेंसरी ऑर्गन से। फिर इंटरनली जो आपका रिसेट करा रहा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट मतलब एकदम रेस्ट, रिसेट, जो डाइजेस्ट एकदम रिलैक्स करा दे रहा है, वो सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर आप समझो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, एक मिनट कौन आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को आप देखो तो सिंपैथेटिक हम ब्रॉडली अभी बात कर रहे हैं, बार बार ये मेंशन कर रहे हैं, prepares the body for action and the stress. This is called fight and flight. Parasympathetic nervous है calm the body and helps the body to conserve energy. जब आप काम रहते हो तो कैसा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कंजर्वेशन में ही रोल प्ले करेगा। तो अगेन एक और चार्ट आप देख रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मेजर इसमें कंट्रोल यूनिट की बात करें, मास्टर कंट्रोल यूनिट, तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, which included brain and spinal cord. क्लियर? पेरिफेरल में आपको ध्यान में रखना है, पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ओके, यहाँ पे अब ब्रेन को फिर से, ब्रेन स्टेम वाला लोअर पोर्शन, मेडुला प्रोन वाला पोर्शन, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो 1 बाय 1 इन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। ओके, कई सारे स्लाइड्स हैं, कई सारे स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन हैं, जस्ट कि आप पढ़ते रहो, उसको क्लियर करते रहो। क्लियर। अब अगर एक चीज जो आपको भूलने वाली हो जाती है, क्रेनियल। क्रेनियल यू नो कि ब्रेन है, ब्रेन से क्रेनियम बॉक्स वहां पे है, जो नर्व्स निकल रही हैं उसको आप क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हो, बट दे आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये वहां सिग्नल लेके जा रहे हैं पेरीफेरी पे। ये क्लियर। वैगस नर्व को आपने पढ़ा था कि इनसे निकल रही हैं, लेकिन वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सप्लाई दे रही हैं, तो दे बिकम द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक याद रखना, इंटरन्यूरॉन, रिले न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। जैसे आपने वो यूरिनरी ब्लैडर के टाइम में देखा था, एक सप्लाई दे रहा है, एक प्रोसेस दे रहा है, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो है दैट इज द इंटरन्यूरॉन जंक्शन, रिले न्यूरॉन। देखेंगे इन सबके टाइप। ठीक है, तो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल वो पीएनएस के पास नहीं है, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सीएनएस के पास है, जिसमें अगेन ब्रेन, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे यहाँ पे आप थोड़ा सा एक शॉर्ट में लिख लो, आगे जब ब्रेन पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे भी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर। हिंड ब्रेन में आ जाता है आपका पॉन्स मेडुला सेरेबेलम, पॉन्स मेडुला सेरेबेलम। या रहने दो, अभी ये इन्फॉर्मेशन मत नोट डाउन करो, जब ब्रेन पढ़ाएंगे तभी बात करें। आज सिर्फ पीएनएस सीएनएस की बात करते हैं। अब ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सीएनएस, पीएनएस, मार्क करो। सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मार्क, and is the site of information processing and control, mark. The PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, जो भी एसोसिएशन में है सीएनएस के साथ वो सभी क्या हो गया, पीएनएस हो गए। The nerve fiber of the PNS are of two types, afferent, efferent. अगेन कहानी वही है, जो सिग्नल लेके आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन से, वो आ रहा है, एफरेंट हो गया, लेके प्रोसेसिंग करा के फिर वापस जा रहा है, वो इफरेंट न्यूरॉन्स हो गए, और वही नर्व फाइबर को एफरेंट फाइबर्स दे दिया कलेक्टिवली। ठीक है, जैसे कई, जस्ट सपोज यहाँ तक एक न्यूरॉन है, यहाँ एक न्यूरॉन है, यहाँ एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3, तो ये सभी मिलके क्या बना दिए, एफरेंट फाइबर्स। इज इट क्लियर? जो सिग्नल को लेके जा रहा है प्रोसेस करने के लिए सीएनएस के पास, वो हो जाएगा एफरेंट, और जो सीएनएस से प्रोसेस करके लेके आ रहा है, अगेन ए से, ए के लिए आने वाला रखना है और ई के लिए एग्जिट रखना है, जो निकल रहा है, जो वापस लेके आ रहा है, दैट इज द इफरेंट फाइबर्स या इफरेंट न्यूरॉन्स। इज इट क्लियर? मार्क हो गई एनसीईआरटी। देखेंगे अभी ये सब इमेज से भी देखेंगे डिटेल में। ठीक है, नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, सेंट्रल, पेरिफेरल अगेन डिवाइडेड इनटू सोमेटिक, ऑटोनॉमिक, सोमेटिक अगेन ऑटोनॉमिक अगेन डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ओके, अब आपको जो एफरेंट इफरेंट का चीज समझना है, दैट इज सिंपली सेंसरी। सेंसरी जहाँ पे स्टिमुलस होगा वहां से सिग्नल को रिसीव करके जो आ रही है, दैट इज द सेंसरी, जो लेके आ रही है। क्लियर? जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के बाद जो लेके जा रही है, सिंपल, वो लेके अगर मसल्स तक जा रही है तो अफेक्टर मसल्स हो जाएगा, और न्यूरॉन से जा रही है तो इंटर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन भी हो सकता है, एंड लास्टली हो सकता है कि वो मसल से कनेक्टेड हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टाइप से।
ओके, कोई भी एक चार्ट आप कंप्लीट बना लेना। मैंने कई सारी इमेजेस लगा रखी हैं ताकि आपको एकदम पहले तो ये समझ में आ जाए व्हाट इज पीएनएस, व्हाट इज पीएनएस, व्हाट इज ऑटोनॉमिक, व्हाट इज सोमैट्रिक, व्हाट इज सिंपैथेटिक, व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, एफरेंट क्लियर है? ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जा रहा है आपका स्केलेटल मसल्स को जो एक्टिविटी देना है ना, अगेन वही इनवॉलंटरी वॉलंटरी वाली बात। तो वॉलंटरी हम स्केलेटल मसल्स को एक्साइटेड करके मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक डेलिबरेट मूवमेंट को वहां से शो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल शो कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंट्रोल के हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व करके शो कर रहे हैं। तो दैट ऑल आर द वॉलंटरी कंट्रोल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या चल रहा है? इनवॉलंटरी कंट्रोल चल रहा है, क्लियर? जैसे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स। तो सिंपल आपको मसल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो आप स्केलेटल मसल्स को ले जाओगे सोमैटिक में, एंड जो इनवॉलंटरी है, यू नो कि कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर। तो जहां जहां इनवॉलंटरी मसल्स आपकी प्रेजेंट है वो सभी कहाँ चले जाएंगे? अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस। क्लियर है बच्चा? अब इनके न्यूरॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जो मोर न्यूरॉन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड मींस सिंपल, अभी आपको ये समझना है कि वहां पे माइलिन की शीट प्रेजेंट है। एक आपका जैसे घर में वायर है, जस्ट सपोज कि ये इलेक्ट्रिक वायर है और इसके ऊपर हमने एक शीट लगा दी और ये उसके अंदर पैक्ड है, ओके, ये उसके अंदर पैक्ड है। तो ये क्या हो गया? माइलिनेटेड। अब ये इस तरीके से बस कंटिन्यूअस नहीं होता है। और दूसरी जो आपकी वायर थी वो कैसी रहेगी? ओपन है। और ये ओपन क्लोज वाला अभी हम पहले न्यूरॉन समझा देते हैं, फिर माइलिनेटेड शीट पे बात करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो भी माइलिनेटेड शीट है, जो कवरेज है, ठीक है, वो सब क्या है? आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट बन रही है मैक्सिमम। एंड जो नॉन माइलिनेटेड है, मतलब जिनके ऊपर कवर नहीं है, वो कहाँ पे है? एएनएस का पार्ट बन रही है, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये सब टर्म्स समझते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे समझने के लिए फिर से देख लो। सिंपैथेटिक डिवीजन अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत एक्साइटेड वाला सारा फाइट एंड फ्लाइट वाला काम कर रहा है, तो यू कैन रिलेट इट विद की रेजिंग ऑफ हार्ट रेट। अब इसको याद करो, कार्डियक रेगुलेशन में भी तुमने देखा होगा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का। उसमें क्या हो रहा है? रेजिंग ऑफ हार्ट रेट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इम्प्लाई हो रहा है वहाँ पे। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एवरीथिंग इज लाइक एक्साइटेड स्टेट। ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है, ज्यादा न्यूट्रिएंट की नीड है, ठीक है, ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन की नीड है। तो सभी चीजों को बढ़ाना है, ये सब काम मोस्टली कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक, ठीक है। ग्लूकोज रिलीज, वही फूड, ग्लूकोज रिलीज होगा तभी तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा। फिर पैरासिम्पैथेटिक में दिख रहा है रेस्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सपर्सन ऑफ वेस्ट, डिफिकेशन की प्रोसेस जो हो रही है वहां पे इन्वॉल्व होगा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक है। जनरल मेंटेनेंस, सब कुछ इन चीजों को जो ये हाई हाई हुए हैं इनको नॉर्मल करना हो तो जनरल मेंटेनेंस में आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक। दोनों ही एक साथ काम करते हैं, इसको टेक्निकल टर्म है डुअल इनर्वेशन। नोट डाउन कर लेना, डुअल इनर्वेशन। The phenomena in which parasympathetic and sympathetic system work together is known as dual innervation. ओके, फिर आप देख लो फाइट एंड फ्लाइट वाले ही केस में लिखा हुआ है रेजिंग हार्ट रेट, ब्लड वेसल, ग्लूकोज फाइबर्स ओरिजिनेट इन द
thoracic and lumbar region of the spinal cord के important point है। इनका जो फंक्शनल है, जो ओरिजिनेटेड है, जहां से ये मोस्टली सिग्नल देते हैं, वो सब कहाँ है? थोरेसिक एंड लुम्बर रीजन के पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड को इनके सिग्नल्स जाते हैं। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ है? फाइबर्स, दे आर रिलेटेड विद द ब्रेन, यानी इसका ब्रेन बच गया, क्लियर। एंड दूसरा सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लुम्बर के बाद जो सैक्रल रीजन, सैक्रल बोन्स पे का वर्टिब्री, उसी के नीचे क्या हो जाएगा? सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थोरेसिक बोन के नीचे थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम के नीचे थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सर्वाइकल के नीचे सर्वाइकल, कॉक्सिक्स के नीचे कॉक्सिक्स। वहां पे एक्चुअली वहां पे नर्व की टेल होती है एक, जैसे आप नहीं ब्रूम्स देखते हो, झाड़ू देखते हो, झाड़ू में कैसे फैला हुआ चीज रहता है फ्रंट की तरफ, उस तरीके से स्ट्रक्चर नर्व फाइबर का रहता है। इतनी बात क्लियर हुई? और क्या कर रहे हैं? शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसको अभी में से समझाते हैं। लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन तो सबको याद है कि टफ्ट है, टफ्ट, ठीक है। जो हम टफ्ट की बात करते थे, नर्व फाइबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, वो सब क्या बनाते थे? गैंग्लियन, ठीक है। तो मीन्स किसी गैंग्लियन के पास की बात हो रही है, उस गैंग्लियन से प्रिमिटिव होगा तो प्री गैंग्लियोनिक हो जाएगा, उस गैंग्लियन के बाद का स्ट्रक्चर होगा तो पोस्ट गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे देखो, दोनों टर्म्स को समझने के लिए इमेज है, अच्छे से समझो। सिंपैथेटिक में क्या कह रहे हैं? शॉर्टर देन पैरासिम्पैथेटिक। क्या चीज शॉर्टर है? फर्स्ट न्यूरॉन प्री गैंग्लियोनिक, क्लियर। इट मींस कि गैंग्लियंस कहाँ है बेटा? ये जो कनेक्शन बनता है इसको हम कह रहे हैं गैंग्लियोनिक कनेक्शन। जो ये एक्सचेंज होगा, जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स चलेगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक कनेक्शन, दो नर्व फाइबर के कनेक्शन बन रहे हैं, उसको गैंग्लियन बोल रहे हैं। उसके पहले जो गैंग्लियन है दैट इज प्री गैंग्लियोनिक रीजन, और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो शॉर्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्टर है देन पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में शॉर्टर है, पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्गर है। क्या चीज हो गया ये लॉन्गर शॉर्टर? दिस इज द एक्सॉन। ओके, यहाँ पे आप देखो रिवर्स है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेकंड न्यूरॉन, जो गैंग्लियन से जो एक कनेक्शन से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा और यहाँ ट्रांसफर होगा, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का एक्सॉन वाला पोर्शन कितना, कैसा दिख रहा है आपका? लार्जर दिख रहा है। किसने? सिंपैथेटिक में। एंड शॉर्टर दिख रहा है पैरासिम्पैथेटिक में, क्लियर। और फिर फाइनली हर न्यूरॉन का अंत तो यही होना है कि कोई भी जो भी उसकी इफेक्टर सेल्स है उसको वो सिग्नल्स देते हैं। जैसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स है, तो वो हार्मोन को प्रोडक्शन का सिग्नल्स लेंगी। फिर आपको मोटर सेल्स है, फिर आपकी स्केलेटल सेल्स है, तो ये सभी कैसे ले रही है? सिग्नल रिसीव कर रही है और इसके रिस्पॉन्स में जनरेट करेंगे। ओके, एक मिनट बेटा होल्ड करना। बेटा समझ में आई ये चीज? प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड शॉर्टर एंड लॉन्गर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंपैरिजन, समझ में आया? अभी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर बाकी है, ये न्यूरॉन के अंदर चले गए थोड़ा, ताकि आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का एक कनेक्शन समझ में आ जाए। तो जो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये सब आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बड़ी बातें हैं ये, आगे जाके आपको पढ़ने होंगे इनके एक्शंस वगैरह, अभी आपको एटलीस्ट इनके स्ट्रक्चर समझने हैं इस लेवल पे। लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक एंड शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक, क्लियर। गैंग्लिया इन अफेक्टर ऑर्गन, गैंग्लिया नियर द स्पाइनल कॉर्ड। सभी चार्ट नहीं बनाने हैं, सिर्फ पॉइंट नीचे वाले हैं जो वेरी कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लोगे। एक ये रफ इमेज बना लोगे जरूर, रफ इन द सेंस इतना रफ भी नहीं कि पता न चले,
ताकि आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक, न्यूरॉन कनेक्शन ये चीजें समझ में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बेटा, आप एग्जांपल देखो एक इमेज में ही। सीएनएस ने सिग्नल दिया, 2 न्यूरॉन्स बीच में इन्वॉल्व हुए हैं और सिग्नल्स जो गए हैं वो एफेक्टर्स तक गए। अब ये स्टमक दिख रहा है, ये स्मूथ मसल्स दिख रहा है, ये किडनी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स का सिग्नल्स का ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है। तो अगर सिंपैथेटिक होगा तो सिंपैथेटिक में फर्स्ट न्यूरॉन्स जहाँ पे कनेक्शन बना है, फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो शॉर्टर होगा। पैरासिम्पैथेटिक होगा तो फर्स्ट न्यूरॉन जो होगा वो लॉन्गर इन साइज होगा। क्लियर, सेकेंड न्यूरॉन यहाँ पे लॉन्गर होगा, यहाँ पे शॉर्टर होगा। और एट द एंड सभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस या न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन, जिस तरीके का जंक्शंस का नीड होगा उस तरीके के वहां पे जंक्शंस बनेंगे और उनको फाइनली, जैसे ये जस्ट सपोज कि एड्रिनल ग्लैंड से इसको सिक्रीशन कराना है तो ये यहाँ पे जाके अटैच होगा। मसल्स को मूव कराना है, मसल्स के रिसेप्टर पे स्केलेटल मसल्स होगी तो सार्कोलेमा पे रिसेप्टर होगा। तो साइट ऑफ एफेक्टर कि कहाँ पे वो एफेक्टर सेल्स है उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल्स मूव करेंगे और बीच में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वेरी भी कर सकते। क्लियर है बेटा? और सोमैटिक होगा तो सोमैटिक डायरेक्ट इस तरीके से सिग्नल्स को दे देगा, जैसे आप स्केलेटल मसल्स में देखिए एसिटाइल कोलिन मूव करा रहा है उस तरीके से सिग्नल्स चलेगा। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट टाइप का सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बिटवीन द PNS and CNS. Okay. चलो, अब अगर हम तुम्हें कंपैरेटिव बात करें तो देखो कुछ फंक्शंस है बेटा जो मार्क कर रही हूँ वो ध्यान में रखना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स मतलब प्यूपिल की साइज बढ़ाना। अभी आई पढ़ना भी है तुमको इस चैप्टर में, आई की एनाटॉमी, आई का फंक्शन। तो डायलेशन, प्यूपिल समझते हो? प्यूपिल आंख में जो बीच में है, ठीक है, उसके भी सेंटर में है, दैट इज द प्यूपिल। तो प्यूपिल को डायलेशन करते हैं, वो एक कवरिंग की तरह होती है, अंदर पूरी रेटिना जो है उसका फोकस यहीं से रिलेटेड है, वो सब हम पढ़ाएंगे जब एनाटॉमी ऑफ आई की बात करेंगे। तो प्यूपिल को डायलेट करना, बढ़ाना ही होता है। ठीक है, डायलेट करना दैट इज बढ़ाना, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक। लेकिन आप डायलेट को कैसे ले जाते हो कि रिलैक्स कर दिया, तो पैरासिम्पैथिक, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो डायलेट्स प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट करना सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। इनहिबिट सलाइवेशन, सलाइवा ग्लैंड पे चले जाओ, सलेवरी सिक्रेशन में बात की हुई है अपन ने, सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट करता है सलाइवेशन को एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसका जस्ट रिवर्स इधर दिख रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो, सलाइवा सिक्रेशन को बढ़ा दिया। रिलैक्सेस ब्रोंकाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकियोस ब्रोंकाई उनको रिलैक्स करना होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम, ये रिवर्स होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक होगा। हार्ट बीट को बढ़ाना है, डर गए, ठीक है, घबरा रहे हो, खुश बहुत हो, हार्ट बीट बढ़ रहा है तो सिंपैथेटिक सिस्टम उसको बढ़ा रहा है। नॉर्मल होना है तो पैरासिम्पैथेटिक रिवर्स में आएगा। इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में निगेटिव वर्क करता है, मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट को शो करेगा सिंपैथेटिक, क्योंकि आपने पहले ही देखा पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट इसको प्रेफर करता है। तो स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन, ये ध्यान रखना, कहीं पे ये पॉजिटिव है, कहीं पे ये नेगेटिव है, कहीं ये बढ़ा रहा है, कहीं ये घटा रहा है, ये बढ़ाएगा तो ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा, सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक घटा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगा तो सिंपैथेटिक घटाएगा। स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज, ठीक है, स्टिमुलेट बाइल्स रिलीज, इसका ये रिवर्स कर देगा और बाइल के रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी मैच द कॉलम में, या डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि सारे ही सिस्टम आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। तो सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, अभी एंडोक्राइन सिस्टम बाकी है लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत इनके नाम सुन ही चुके हो।
एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये सब सिक्रीट होंगे, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। क्लियर? फिर आप यहाँ पे देखो इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, जो किडनी का रेगुलेशन था, मिक्चुरेशन वाली प्रोसेस, वहां पे ये स्टेप देखा हुआ है। क्लियर? सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल जो अंदर से एक कहते हैं ना कि एक मिनट, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का वो भी पार्ट किसके पास आ जाता है? सिंपैथेटिक के पास। क्लियर? नॉर्मल रखने का पैरासिम्पैथेटिक, जस्ट इसका अपोजिट। क्लियर? ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराने में पैरासिम्पैथेटिक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, देन इनवॉलंटरी इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्स होना, ठीक है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का अपनी वॉलंटरी की वो रिलैक्स रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिवर्स जो सिग्नल्स जाएगा पोंटाइन सेंटर पे, वो सब कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक के पास है। इज इट क्लियर? ये कंपैरेटिव समझ में आ रहा है? आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये लिस्ट बनानी पड़ेगी बेटा जी, और यही सब चीजें बाकी की इमेजेस में भी आपको दी हुई है। यहाँ पे आपको अलग अलग सेंटर्स दिखाए गए हैं, अलग अलग चीजों को किस तरीके से क्यों कौन क्या रेगुलेट कर रहा है उसको यहाँ पे दिखाया है। एक बार हम लोग जब पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे ब्रेन वगैरह, तो उसके बाद फिर से लास्ट में ये सारी चीजें देखेंगे ताकि आपको रिलेट हो पाए। ठीक, अभी जैसे यहाँ पे लिखा है विसरल इफेक्टर, मतलब विसरल ऑर्गन्स की बात हो रही है। फिर ये आपका दिख रहा है कार्डियक रिंग दिखेगी यहाँ पे, ज्वाइंट है, तो ये कार्डियक की बात हो रही है। इस तरीके से कई सारे आपके जो रिसेप्टर से सिग्नल आ रहे हैं, जा रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग हो रही है, एंड उसके बाद अफेक्टर के थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं। क्लियर बेटा? देखो यहाँ पे जैसे स्केलेटल मसल का एग्जांपल दिया है, ठीक, तो ये सब जब हम लोग कवर कर लेंगे तो दोबारा एक बार हम पीएनएस को मेनली पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को कंपैरेटिवली वहां पे एक बार और समराइज करेंगे। स्टिल आई थिंक इस जनरल तो एक समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं जा रहा होगा कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। ओके, क्लियर है बेटा? ये चार्ट लगे हुए हैं जहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल किस ऑर्गन में बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, और किस ऑर्गन में सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। नाउ क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एफरेंट और इफरेंट की बात की हुई है, एनसीईआरटी है बेटा। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस डायरेक्ट, ए मतलब लाने वाला, सीएनएस तक ले जाने वाला, एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स, जो प्रोसेस होने के बाद रेगुलेटरी सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव किया सेंसरी रिसेप्टर्स ने, एंड देन सिग्नल चला गया सीएनएस के बाद, अब प्रोसेस करके उस सेंसरी रिसेप्टर के उस सेंसरी के रिस्पांस में रेगुलेशन को इंडक्स करके उसको ट्रेवल करा दिया वापस रिसेप्टर्स तक, वापस अफेक्टर्स लोकेशन तक, किसने? इफरेंट फाइबर में। ठीक है, टू द कंसर्न, जो उसके कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन होंगे वहां तक उसका रिजल्टेंट पहुंच जाए। And then PNS is divided into two divisions: somatic neural system, voluntary control, and autonomic neural system, involuntary control. The somatic neural system relays impulses from CNS to skeletal muscles, voluntary wala, while the autonomic neural system transmits impulses from CNS to the involuntary organ. ठीक है, स्मूथ मसल्स बॉडी जो भी आपके सेंटर में है, हार्ट वगैरह, वाइटल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन है, उन सभी को जो सिस्टम रेगुलेट कर रहा है वो आपके इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, वो सब वहां पे एएनएस इन्वॉल्व है, उसमें आपका इनवॉलंटरी कंट्रोल चल रहा है। ओके, चलो
तो ये कई सारे चार्ट दिए हुए हैं आपको, जिसमें आप पेरीफेरल में एएनएस और पीएनएस, एएनएस में आप जाके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को बहुत अच्छे से आप थोड़ा रिलैक्स होके इसको एक बार रीड कर लेना। क्लियर? ये पूरा आपको क्राइटेरिया एकदम फिट होना चाहिए, इसलिए कई सारे यहाँ पे लगे हुए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करोगे। Sensory afferent neurons that send signals from senses, skin, muscles, and internal organs to CNS. Motor efferent nerve, sensory को efferent भी बोल रहे हैं, efferent को motor भी बोल रहे हैं, या motor neurons को हम efferent nerve fiber भी बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? CNS से प्रोसेस होके अफेक्टर तक सिग्नल्स को ले जा रहे हैं। दैट ट्रांसमिट्स कमांड फ्रॉम CNS टू द मसल ग्लैंड एंड ऑर्गन। ये लाने वाले, ये ले जाने वाले, सिंपल। ठीक है, बीच में प्रोसेसर है। तो एफरेंट नर्व एकदम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। सिग्नल ला रहा है एफरेंट, ले जा रहा है प्रोसेस होने के बाद इफरेंट। ये आपको स्पाइनल कॉर्ड में, रिफ्लेक्स एक्शन में, या पूरी प्रोसेसिंग में हर जगह यही प्रोसेस चल रही है। इज इट क्लियर? फिर देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया ना, दे आर द प्राइम प्रायोरिटी। क्लियर? विसरल नर्वस सिस्टम मतलब हिडन है यहाँ पे। क्या है ये? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी बेटा? रिप्लाई फास्ट। विसरल नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी। क्लियर? मार्क कर लेना एनसीईआरटी में। is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fiber, ganglion and plexus। ठीक है, जो उनके कनेक्शंस बन रहे हैं, जो उनके ग्रुप बन रहे हैं, जो वो सिंगल सेल्स हैं, जो उनका फ्लो बन रहा है, all are included into nerves, fiber, ganglion and plexus, by which impulses travel from the central nervous system to the viscera। ठीक है, विसरल ऑर्गन जो आपके एब्डोमिनल वाले पोर्शन में, एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनसे इधर सिग्नल आ सकता है और इनसे इधर सिग्नल आ सकता है। बात वही है। क्लियर? जो अभी तक समझ रहे हो कि सिग्नल्स रिसीव होंगे, प्रोसेस होंगे, एंड देन रेगुलेशन जनरेट होगा, और उस रेगुलेशन को अफेक्टेड सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यही बीच वाला काम जो है, ये नर्वस सिस्टम का, सिग्नल को लाना, प्रोसेस करना एंड ट्रांसपोर्ट करके फिर से अफेक्टर से उसके उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में रिएक्शन कराना। ओके, क्लियर है? चलो अफेक्टर ऑफ द एएनएस की अगर बात की जाए, जिसको सिग्नल के रिस्पॉन्स में रेगुलेट करना है, कोई रिएक्शंस देना है। ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ द एएनएस इनरवेट अफेक्टर्स that are not under the voluntary control. Think of affector you do not voluntarily control, involuntary हो जाएंगे वो। Some examples of affector innervated by the ANS are heart muscles, smooth muscles, ठीक है, bronchi tubules, GI tract, gastrointestinal tract, GIT जो पूरा बोलते थे हम लोग, smooth muscles, lining of blood vessels, they all are under not our control। ठीक है, they are all are under the involuntary control। ठीक है, क्लियर है? अब आई थिंक इतना बोलने पे ये तो समझ में आ गया होगा। मैम इन्फो कैसे प्रोसेस हो रहा है? हाँ, वो हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करना बताएंगे, तब बताएंगे बेटा कि कैसे प्रोसेस हो रही है। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं कि अरेंजमेंट कैसे है, नर्वस सिस्टम अरेंज कैसे है, फैला हुआ किस तरीके से, क्या क्या उसकी कैटेगरी है, वो समझ रहे हैं। ओके, नाउ ये सारा स्ट्रक्चर्स के बाद अब जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज द न्यूरॉन। ठीक है, लीवर की फंक्शनल यूनिट हेपेटोसाइट। ठीक है,
Kidney की functional unit nephron, but that nephron is not a single cell structure. That is the multicellular unit. Clear? तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, टू टाइप्स की नर्वस टिश्यू में आपने सेल पढ़े थे, एक था न्यूरोग्लियल सेल और एक था न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो फंक्शनल यूनिट पे आते हैं हम लोग, दैट इज द न्यूरॉन। ओके, इतनी बात आपको बहुत पहले से भी पता है। A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axons. ठीक है, आप स्ट्रक्चरली अगर न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हो तो क्या स्ट्रक्चर उसमें आपको मिलेगा? एक मिलता है आपको जो सिग्नल लाने वाला एंड है उसका, जो रिसीव कर रहा है दैट इज द डेंड्राइट। फिर जो प्रोसेस कर रहा है वो हो जाता है सेलुलर बॉडी, एंड देन उससे जो सिग्नल प्रोसेस होके अब आगे ट्रैवल करेंगे वो रीजन हो जाएगा एक्सॉन, एंड देन फिर एक्सॉन से सिनेप्सिस अटैच्ड रहेंगे और उसकी दूसरी न्यूरॉन सेल होगी तो फिर उसके डेंड्राइट से सिग्नल्स को रिसीव करेगी। Is it clear? ठीक है। The cell body contains cytoplasm. पहले इमेज देख लेते हैं थोड़ा। क्लियर, सिंपल देखो, आपको समझना है, आप न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रही है, एक सिंगल सेल है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी होती है, इसको आप डिवाइड करो तो इसमें, एक मिनट रुको, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एंड देन एक ये स्ट्रक्चर है कंप्लीट। ये एक्सॉन का ये पार्ट होता है, टर्मिनल एक्सॉन और सिनेप्सिस फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो क्या क्या हो गया आपको? डेंड्राइट स्ट्रक्चर जो है दैट इज द डेंड्राइट फर्स्ट, देन सेल बॉडी जहां प्रोसेस हो रहा है, एंड देन एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल पूरा आपका आ गया, मतलब एक्सॉन का ही पार्ट हो गया तो एक्सॉन। तो डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। इज इट क्लियर? अब आपको समझना है कि डेंड्राइट जो सिग्नल ला रहा है वो है डेंड्राइट, रिसीव करके ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है दैट इज द सेल बॉडी, इसी के पास होगा न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस नहीं होगा, इधर कहीं न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल है बेटा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस इसके सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट एमसी। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स पोजेस द न्यूक्लियस? एक्सॉन साइटोन, इसको साइटोन भी बोलते हैं। साइटोन, सेल बॉडी, ठीक है। दिस इज एक्सॉन, दिस इज साइटोन। ओके, अब इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। अभी अब बात करते हैं क्या रेनवियर क्या लिखा हुआ है, शॉन सेल क्या होता है, माइलिन शीट क्या होता है, उससे बाद में बात करें। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड नीजल ग्रैन्यूल्स। व्हाट आर नीजल ग्रैन्यूल्स? सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। व्हाट आर नीजल ग्रैन्यूल्स? किसी को याद नहीं है? नीजल्स ग्रैन्यूल नहीं याद है? वेरी गुड, कुछ तो हिंट दे दो, ग्रैन्यूल से कुछ बता दो। चितकी, फराह, फरेहा, मुजैब, सार्थक, श्वेत। ग्रैन्यूल मतलब कोई डॉटेड स्ट्रक्चर होंगे, इतना क्लियर है। नीजल्स ग्रैन्यूल क्या थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ाया हुआ है। जो जब न्यूरॉन सेल डेवलप होती है तो न्यूरॉन सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है, और फ्रैगमेंटेड भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो जो भी फ्रेगमेंट हो रहे हैं, जैसे सपोज ये फ्रेगमेंट है तो इसके चारों तरफ राइबोसोम्स अटैच्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा सेल चैप्टर का भी और यहाँ का। ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। अब ये छोटे छोटे, ये खुद एक ग्रेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड, so they become the granular bodies. Granular bodies is nothing, it is the fragments of RER of neurons. Is it clear? समझ में आई बात? बोलो। ओके, गुड, ठीक है। द सेल बॉडी contains cytoplasm with a typical cytoplasm present होगा, with typical cell organelles and certain granular bodies called nasal granules. typical cell organelle में न्यूक्लियस आ ही जाएगा, न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है। Yeah. Short fibers which branch repeatedly and project out the cell body also contain nasal granules and are called dendrites. निजल ग्रेन्यूल्स को देख के ही हम डेंड्राइट और एक्सॉन टर्मिनल में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक्सॉन पोर्शन में निजल ग्रेन्यूल नहीं होता है। जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा उस स्ट्रक्चर में ये जो प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेल बॉडी है, साइटोन की तरफ जाने वाले स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, उनके पास भी निजल ग्रेन्यूल्स होंगे। एंड जो साइटोप्लाज्म है सेल बॉडी के अंदर, उसके पास भी निजल ग्रेन्यूल्स होंगे। ऑल्दो आपको माइंड में एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए, ये पूरी कंप्लीट सेल है, तो साइटोप्लाज्म तो सब जगह है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है वो हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं उसको ना बेटा, क्लियर है? तो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को छोड़ दें तो बाकी सब लिक्विड क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो वही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन निजल ग्रैन्यूल मतलब लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ब्रेकडाउन हुआ है उनकी लोकेशन फिक्स है। मार्क कर लेना इसको, दैट इज एमसीक्यू। short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body से बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है। they also contain nasal granules and are called dendrites. these fibers transmit impulses towards the cell body, कुछ नहीं, D, CB and A, ठीक है, ऐसे लिखो। तो सिग्नल्स डेंड्राइट रिसीव किया, डेंड्राइट को आया, डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने प्रोसेस किया, सेल बॉडी प्रोसेस करके एक्सॉन को दिए, एक्सॉन आगे चला जाएगा। अब ये दूसरा न्यूरॉन होगा तो फिर से डेंड्राइट होगा, ठीक है, उसकी सेल बॉडी, उसका एक्सॉन, उसके एक्सॉन टर्मिनल, इस तरीके से फ्लो चलता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई प्रॉब्लम है इसमें? So these fiber transmit impulses towards the cell body, towards the transmit impulse को towards the cell body ले जाएंगे। अब सिर्फ डेंड्राइट्स पे फोकस करो और जो हम फ्लो बोल रहे हैं वही है कि नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये इधर से सिग्नल ले रहा है, ये अपने अपने कनेक्शंस इनके होंगे, सारे कनेक्शन से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको ये सिग्नल्स डेंड्राइट रिसीव कर रहे हैं एंड ये ट्रेवल कर गया, सिग्नल्स गया। अब इसकी न्यूक्लियर, ऑब्वियसली डीएनए यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉस है, तो ये सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो टूवर्ड्स द सेल बॉडी, प्रोसेस्ड इन सेल बॉडी एंड देन ट्रांसमिट टूवर्ड्स द एक्सॉन, दिस इज द फ्लो। तो डी, सी बी एंड ए, क्लियर? एक न्यूरॉन्स की यूनिट है ये, एक न्यूरॉन हो गया। अगर ये आगे दूसरा सिग्नल लेने वाला न्यूरॉन है तो फिर से कौन सा ऑर्गन आएगा बेटा, कौन सा पार्ट आएगा, डी, देन सी बी, देन ए, ये न्यूरॉन 2 हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है।
नाउ एक नोट्स बनानी है आपको नेजल ग्रैन्यूल की, समझ में आ ही चुका है। इसको आप कुछ पोर्शन है, कुछ चीजें ध्यान में रखो और नोट डाउन रखना, डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछते जाते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक्सॉन हिलॉक। क्लियर, एक्सॉन हिलॉक। अब देखो जैसे आपको सेल बॉडी दिख रही है, तो सेल बॉडी में आपको ये सभी आर्म की तरह दिख रहा है। ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। ओके, मतलब उससे निकला हुआ एक्सटेंशन। तो व्हाट यू विल सी हियर कि इस आर्म को छोड़ दिया जाए, इस एरिया को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी में निजल ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, डॉट 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 स्ट्रक्चर आपको दिखता है। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? ठीक है, तो आप सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को भी देख के कि आपके वाइवा वगैरह के क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी आर्म एक्सॉन एक्सॉन की तरफ जा रही है और कौन सी आर्म डेंड्राइट्स बनाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना बेटा? इस तरीके से स्ट्रक्चर है, बीच में ये हो गया सेंट्रल बॉडी पूरा आपका। अब एक आर्म एक्सॉन में जा रहा है, लेकिन हम एक्सॉन नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अब इसमें से कौन सी आर्म आपकी एक्सॉन वाली। तो आपको उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या फीचर है? उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यही फीचर है कि उस एरिया में निजल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे जो एक्सॉन की तरफ मूव कर रही होगी। इट मींस कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो और फिर ये एक्सॉन टर्मिनल। इज इट क्लियर? उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। अगेन आई रिपीट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, एक्सॉन में साइटोप्लाज्म, एवरीवेयर इज साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी वाले पोर्शन से उसी सेल की मेन बॉडी जहां न्यूक्लियस है दैट इज सेल बॉडी, यहीं पे नीजल सब्सटेंस है, मतलब नीजल ग्रैन्यूल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट है, प्रोटीन की सिंथेसिस सब यहाँ पे प्रॉपर चलती रहेगी। फिर आपके इधर अगर हमने ये बढ़ा दिया तो ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ओके, ये सब डेंड्राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास नेजल सब्सटेंस प्रेजेंट है। ओके, तो न्यूरॉन स्टेन्ड, अब ये ऑब्वियसली इसको कलर लेके स्टेनिंग टेक्निक से इसको यूज करके देन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द साइटोप्लाज्म में वो ग्रेन्यूल प्रेजेंट है क्या। तो स्टेनिंग टेक्निक के बाद हमें दिख रहा है, नोट दैट द नेजल सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सॉन। अगर ये आगे रहता तो एक्सॉन में भी नहीं रहता, एंड द रीजन ऑफ द एक्सॉन हिलॉक। क्लियर है बच्चा? अब ये माइक्रोस्कोपिक इमेज दिख रही है, रियल इमेज दिख रही है राइट साइड में, वहां पे आपको दिख रहा है डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड जहां पे आपको दिख रहा है कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उससे निकलने वाली आर्म को आप क्या बोल रहे हो? डेंड्राइट्स। क्लियर? अब ये देखो आप यहाँ पे अगर आपको बहुत कंसंट्रेट करके थोड़ा सा देखो तो समझ में आ जाएगी मैं क्या बात कह रही हूँ। ये वाला पोर्शन हो गया ट्रायंगुलर पोर्शन, एक्सॉन हिलॉक, और इससे इधर की तरफ ही एक्सॉन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो ये इमेज में भी देखो, दिस इज एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, इसके इस साइड आपकी एक्सॉन जुड़ी है, इधर सब क्या है? डेंड्राइट्स। क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट इमेज आ गया 21.1 जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। क्या करना है आपके इसके इसकी लेवल को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसके ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट है, दैट्स वाई आपको यहाँ लेबलिंग बढ़ जाएगी, आप उसको फोकस करो। सिंपल अगर हम आपसे कहें कि ये यहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसको हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, और आपसे पूछ लेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच लेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगेन आई रिपीट,
अब लेवल को समझते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज होता है। डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन हिलॉक, जो इसमें लेबलिंग नहीं दिया हुआ है, वो सब चीजें क्या हो गई हैं, क्लियर है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे आप फोकस करो डेंड्राइट, जिससे सिग्नल आ रहा है, क्लियर। निजल्स ग्रेन्यू जो आपके फ्रेगमेंटेड ईआर है, यहीं पे लिख लो। क्लियर। देन आपकी वो पोर्शन जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, स्वान सेल जो आपकी शीट बना रही, कवरिंग बना रही है। ठीक है, सेम एज जैसे इलेक्ट्रिक वायर, ओपन इलेक्ट्रिक वायर है और इसके ऊपर आपने इंसुलेटेड कवरिंग डाल दी, तो वो क्या हो गया, शीदी इलेक्ट्रिक वायर हो गया। ओके, देन आपका एक्सॉन हिलॉक, यहाँ पे पेंसिल से लिखो एक्सॉन हिलॉक। देन श्वान हो गया। देन आपको एक्सॉन समझ में आ रहा है, एक्सॉन हिलॉक से जो येलो वाला पोर्शन गया, दैट इज एक्सॉन। माइलिन शीट इज मेड अप ऑफ श्वान सेल जो है प्रेजेंट है सेल, दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल। नर्वस टिश्यू में सिर्फ दो ही टाइप की सेल्स हैं, एक न्यूरोग्लिया, एक न्यूरॉन। तो न्यूरोग्लिया की ही टाइप में आ जाती है स्वान सेल, जो कि माइलिन का सिक्रीशन करती है। एंड माइलिन इज लाइक अ फैटी सब्सटेंस जो एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, क्लियर। तो माइलिन की बनी हुई शीट को आप क्या बोल रहे हो, माइलिनेटेड शीट। अब यहाँ पे आप देखो, जो मैंने ये आपको शीट बनाई है, वहां पे अगर हम इस शीट को एक कंटिन्यूअस ना बना के इस तरीके से बनाए, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि देयर इज सर्टेन पॉइंट, सर्टेन नोडल रीजन यहाँ पे present, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, तो वही क्या हो गया, नोड ऑफ रैनवियर। और इमेजेस हम दिखाएंगे, बट यहाँ एनसीईआरटी वाला क्लियर होना जरूरी होना चाहिए। दो माइलिनेट, दो स्वान सेल के बीच में, दो स्वान सेल के बीच में, या दो कंटिन्यूअस माइलिनेटेड शीट के बीच में, कंटिन्यूअस क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूड माइलिनेटेड शीट के बीच में, जहां पे एक गैप प्रेजेंट है। ये वो जगह है जहां से आप छू, अगर इलेक्ट्रिक का वायर आपने देखा हो तो इस तरीके से, अगर इंसुलेटेड है और बीच में ब्रेक है, बीच में ब्रेक है, तो यहाँ पे आप टेस्टर लगाओ या आप उसको चेक करोगे टेस्टर वगैरह से, तो आपको यहाँ पे करंट दिखेगा। उसी तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पे भी चलेगी, क्लियर है। तो माइलिनेटेड बीच शीट के बीच में जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं नोड ऑफ रैनवियर, और बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला स्ट्रक्चर है। सिंपल सा, किस न्यूरॉन में दिखेगा, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ऑब्वियसली पहले तो माइलिन बनेगा, फिर गैप होगा तो उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलेंगे, क्लियर। तो हमेशा माइलिनेटेड न्यूरॉन में दिखेगा। एंड यहाँ पे लिखो, दिस इज द इमेज ऑफ, ओके। फिर एक्सॉन का एंड हो गया, तो एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, जो आगे सिग्नल को रिसीव करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किसी के साथ, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो न्यूरल हो, मतलब चाहे वो मसल पार्ट हो या तो न्यूरल पार्ट हो, तो उसके पास कैसे होना चाहिए, दोनों को पैक, दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए जो नॉब होगा, दैट इज नोन एज सिनेप्टिक नॉब। अगेन एक बार शांति से पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको देखो ध्यान से और रिवाइज करो, और कोई भी स्ट्रक्चर, किसी भी नेम में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रोसेसिंग तभी समझ में आएगी जब पहले ये दिया गिवन स्ट्रक्चर को आप समझ गए हो, तो भी प्रोसेस समझ में आएगी। इज इट क्लियर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नोड ऑफ रैनवियर इज रिलेटेड टू विच सेल, न्यूरॉन, ठीक है, विच सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ओके, क्लियर है बच्चा? एनसीईआरटी में हो गया, सबका लेवल हो गया। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाई है एक्सॉन हिलॉक वाली, ये नोट डाउन हो गई।
फ्रैगमेंटेड, ये सारी चीजें लिख ली तुम लोगों ने? ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। नेजल सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ granules that are distributed throughout the cytoplasm of the cell body except for the region close to the axon। जो close axon hillock वाला है उसी को आप बोल रहे हो कि वहां पे absent होगा। This is very very important MCQ। The granular material also extends into the proximal part। proximal part मतलब जो proximity में present है towards the cell body जो receive करेगा, that is dendrite, पास में। It is not present in the axon। axon में नहीं है, axon hillock में नहीं। appearance nasal substance is composed of rough surface endoplasmic reticulum arranged in the form of broad cisternae। रेटिकुलम को याद करो तो सिस्टर्नी, ट्यूबुलर और वेसिकल तीन फॉर्म में था। क्लियर? स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, और क्योंकि ये आर का है तो इसके सरफेस पे राइबोसोम लगे होंगे, राइबोसोम्स लगे हैं तो वो एक ग्रैन्यूल की तरह पूरा अपीयरेंस देगा। ओके बेटा, बहुत आराम से पढ़ा रहे ताकि एकदम पहले ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैकेनिज्म आएगी। नाउ axon is a long fiber, the distal end of which is branched। एनसीईआरटी है बेटा। each branch terminates as a bulb like structure called synaptic knob। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क करो। axon is a long fiber, the distal दूर जाता हुआ। अगर पूछे सेल बॉडी के proximal क्या है तो डेंड्राइट, क्योंकि वो टूवर्ड्स आ रहा है। देखने में दोनों ही पास है लेकिन दोनों में से एक को लेना होगा तो ये दूर जा रहा है। far away from the cell body, that is the axon। axon terminal, synaptic knob, दो बार ऐसे ड्रॉ करोगे सब याद रहेगा। which causes synaptic vesicles, जो रिलीज होगा, जैसे आपने न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का देखा था रिलीज होना, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। containing chemical called neurotransmitters। okay, the axons transmit nerve impulses away from the cell body, away from the cell body। एक ही सिंगल सेल है लेकिन इम्पल्स मेम्ब्रेन पे चल रहा है और वो इम्पल्स जनरेट करके जब हम पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेल बॉडी से दूर ले जाना, टू अ सिनेप्स, किसके तरफ ले जा रहा है? सिनेप्स की तरफ ले जा रहा है, और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और अगर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, ये मसल्स टिश्यू आ गए, सार्कोलेमा हो गई, तो वहां पे आपने देखा था जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को रिसीव कर रहा था, सार्कोलेमा पे प्रेजेंट रिसेप्टर एसिटाइलाइन कोलिन रिसेप्टर्स वो रिसीव कर रहे थे कैल्शियम के प्रेजेंस में, वो वाली मैकेनिज्म चलेगी, तो उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पढ़ा हुआ है वो। Based on the number of axons and dendrites, the neurons are divided into 3 types। किस पे बेस्ड है? एक्सॉन और डेंड्राइट्स पे। कितने एक्सॉन कितने डेंड्राइट्स हैं उस पे डिवाइड, उसके बेसिस पे न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइप में। जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपोलर, ठीक है, कई पोल हैं, मतलब ऐसे 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 और इधर एक्सॉन, तो ये कैसा हो गया? 1 2 3 4 5, कई पोलर हो गए उसमें। विद वन एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट, सिंपल डेफिनेशन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। एग्जाम्पल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का रीजन है, बस अभी हाईलाइट कर लो। एंड देन बाइपोलर, दो पोलो, मतलब एक डेंड्राइट वाला पोर्शन हो, एक एक्सॉन वाला हो। सिंपल आपको कहानी क्या रखनी है, अभी इमेज दिखाते हैं। सेंटर में सेल बॉडी और एक पोल डेंड्राइट, एक पोल एक्सॉन, दैट इज बाइपोलर। फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल यही है, अभी भी आया था रिसेंटली एलन सीरीज में। एंड यूनिपोलर, एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स नहीं होंगे। क्लियर? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखा जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली
found usually in the embryonic stage. Is it clear बच्चा? सब एनसीईआरटी में ही है, जो एग्जांपल दिए हैं उसको आप ध्यान में रखो। अब इमेज दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कोई क्वेरी? ठीक है, अब आप ये इमेज देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट इमेज, इट शोइंग मल्टीपोलर। पोलर इसके देखो कैसे हैं, एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, पांच, छह, कई ब्रांचेस दिख रही है और एक ये आपको एक्सॉन वाली ब्रांच दिख रही है, तो मल्टीपोलर। बाइपोलर, बॉडी को कंटिन्यू, बॉडी तो अपने को दिख रही है एक ही होगी, सब में एक ही होगी। सेंट्रल बॉडी जो है, जो सेल बॉडी है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर इन द सेंस जो उसकी मेन बॉडी साइटोन वाला पोर्शन, उससे निकलने वाले पोर्शन कितने? 2, 2 आर्म, तो बाइपोलर। जो इसको काउंट करने का तरीका है, ठीक है। कई सारी आर्म, मल्टीपोलर। क्लियर? स्यूडो यूनिपोलर, कैसे स्यूडो हो गया? देखो यहां से तो एक ही निकला था, लेकिन देखने में ये दो जैसा, ठीक है, ये हो गया स्यूडो। दो आर्म दिख रही है ना, लेकिन आप जब क्लोजली सेल बॉडी को ऑब्जर्व करोगे, जो पैरामीटर है इसको क्लासिफाई करने का, तो आपको एक ही दिख रहा है। इससे आउटग्रोथ एक ही निकली है, वो आगे जाके डिवाइड हो गई है, जो आपको दो डायरेक्शन में जाती है। तो स्यूडो। एंड देन यूनिपोलर न्यूरॉन, सिर्फ एक पोल वाला, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने मिलता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? यहाँ पे डेंड्रॉइड दिखा दिया उसमें। आप एनसीईआरटी की थ्योरी को फॉलो करोगे। क्लियर? यूनिपोलर में लिखा हुआ है सेल बॉडी विद वन एक्सॉन वन लीफ फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। आप इसी थ्योरी को फॉलो करोगे। यहाँ पे यूनिपोलर में डेंड्राइट दिखा रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्सॉन एंड है, एक्सॉन एंड में। अब ये मॉडिफिकेशन में ये सब अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लियर हो जाता है, तो अभी उस टाइम में ये डेवलपिंग स्टेज में, तो वहां पे इस तरीके के न्यूरॉन्स दिखते हैं। ओके, सिग्नल कैसे ट्रांसफर होगा ये आपने देखा, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसाइकल्स हैं जो क्लेफ्ट को बनाएंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब जो सिनेप्सिस से नॉब से अटैच्ड होती है। ये क्या हो गया आपका सिनेप्टिक नॉब, ये क्या हो गया आपका न्यूरोट्रांसमीटर की वेसाइकल्स, ये रिलीजिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सिंगल सेल है ना बेटा न्यूरॉन, तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वहां पे प्रोटीन चैनल होंगे, उससे वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट सारी मैकेनिज्म को कर सकता है। या सिंपली ये देख लो आप, एक्सोऑस्मोसिस वाली प्रोसेस से आ रहा है, तो इस तरीके से डिफ्यूज हो रहा है। फिर इसको जो भी अफेक्टर सेल होगी वो रिसीव करेगी रिसेप्टर्स के थ्रू, एंड देन वो अंदर पूरी ट्रांसपोर्ट करेगा अपने अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आयनिक जनरेशन पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, दो के बीच में होगा तो मल्टीपोलर इंटरन्यूरॉन। ठीक है, ये देखो ये इमेज, ठीक है, इससे आपको पहचानना है कि यहाँ से निकलने वाला जो सेल बॉडी से प्रोजेक्शंस निकल रही है वो नंबर में कितनी है। 2 है तो बाइपोलर, 1 है, 1 है तो यूनिपोलर। भले ही ये आगे जाके आपको 2 दिख रही है, वो कैसा हो गया है एक्सॉन डिवाइड कर दिया है, तो स्यूडो यूनिपोलर दिख रहा है। देन कई सारे हैं तो मल्टीपोलर। क्लियर बेटा? Now next neuron complete कर लेते हैं थोड़ा। There are two types of axons, namely myelinated and non-myelinated. Already हम explain कर दिए। The myelinated nerve fibers, न्यूरॉन बोले nerve fiber बोले एक ही बात है, ठीक है। जो chain of neurons हो जाएगी तो उसको आप बोलते हो thread, nerve fiber are enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon.
सेंटर में आपने देखा था इमेज में येलो कलर का, और उसके चारों तरफ आपको स्माइलिन की शीट बन रही है। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मार्क करके रखो। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। लोकेशन दे दिया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन गया। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो माइलिन होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट मैटर बनाते हैं। पढ़ाएंगे जो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, तब वहां पे बात करेंगे। जिनके ऊपर कवरिंग है मतलब वो व्हाइटिश अपीयरेंस को शो करते हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि वहां पे जो नर्व फाइबर है दे आर माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये कहाँ कहाँ रिपोर्टेड है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath. Schwann cell present है लेकिन वो myelin का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना। clear? Around the axon and is commonly found in autonomous and the somatic neural system. कहाँ चले गए ये, PNS में। क्लियर बेटा? क्लियर है? यहाँ पे देखो अब आप, ये श्वान सेल येलो कलर की दिख रही है आपकी, जो उसका डिपोजिशन है वो माइलिन का डिपोजिशन है। जो बीच में गैप है, ये गैप क्या हो गया, नोड ऑफ रैनवियर। ये साइटोन हो गया, सेल बॉडी वाला पोर्शन। ये डेंड्राइट जो सिग्नल रिसीव करेगा, ये प्रोसेस सिग्नल को ले जा रहा है, ये जो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ पे हो जाएगी सिनेप्टिकल नॉब। देख लो सब अलग अलग इमेजेस हैं, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। शीड क्या है, कट करके अगर दिखाएं तो शीड आपको दिखेगा, शीड दिख रही है, अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रखा है क्योंकि वो जनरेट होगी न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक, शीड को समझ लो, कल इलेक्ट्रिक इंपल्स और किस तरीके से वो इंपल्स ट्रैवल होगा ये सब कल पढ़ेंगे। तो माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड में अगर आप डिफरेंस देखो तो सिंपली क्या है, स्वान सेल्स फ्रॉम माइलिन फॉर्म माइलिन शीथ, न्यूरिलेमा, नोड्स ऑफ रैनवियर वहां पे प्रेजेंट होंगे। जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको बोलेंगे न्यूरिलेमा, एंड जो गैप बन रहा है दैट इज द नोड्स ऑफ रैनवियर। व्हाइट मैटर क्योंकि वो क्या हो गया, माइलिनेटेड हो गया। क्लियर, कवर्ड है। वायर का कलर तुम ऐसा समझ लो कि ग्रे है, ठीक है, ग्रे के ऊपर कवरिंग लग गई तो व्हाइट दिख रहा है, विदाउट कवरिंग है तो ग्रे दिख रहा है। स्वान सेल डू नॉट फॉर्म शीथ, स्वान सेल है लेकिन वो शीथ नहीं बना रही है, तो ऐसा मैटर, ऐसे नर्व फाइबर्स किस कलर के दिखते हैं, ग्रेइश कलर के। ओके, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्सेस ओवर द एंटायर, अब ये हम कल बताते हैं। चलो क्लियर है ये, यहां तक क्लियर है सबको, स्ट्रक्चर क्लियर? ठीक है, आज क्या पढ़ोगे, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के कंपैरेटिव पढ़ोगे, ठीक है, एएनएस के अंदर, एंड देन न्यूरॉन सेल को देखोगे। उसके बाद अपने कल के पेपर के बोर्ड की तैयारी करो, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लोगे, सिर्फ 20 एमसीक्यूज कर लेना, ज्यादा नहीं करना। चलो बाय बेटा, बाय बाय, गुड डे।